नहीं जी, ये एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास ऑनलाइन वालों को भी मिल गई है जी जी। तो मॉडर्न एजुकेशन को समझने के लिए, या किसी भी तहज़ीब को समझने के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए, कोई ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से कोई बात करनी हो तो उसके एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये, हमारे एक उस्ताद हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के मेरे उस्ताद सैयद कमर अब्बास साहब, तो वो एक बात कहा करते थे कि जैसे कम्युनिज़म है, तो कम्युनिस्ट आइडियालॉजी को समझने के लिए एक तो ये है कि आप दास कैपिटल पढ़ लें, एक तरीका ये हो सकता है। उसकी जो आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट है, उसका वो जो मतन है, उस पे जाएं। एक दूसरा तरीका वो ये कहते थे कि उसकी बजाय आप फ्रांस फैनन पढ़ लें, रेस्ट ऑफ द अर्थ पढ़ लें। उनकी उस्तादगान खाक के नाम से तर्जुमा भी हुआ है। तो वो असल में जो लोग स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में लगे रहे और मारे गए, उन लोगों की कहानियाँ थीं, उनकी ज़िंदगी थी, जिन्होंने वो एक डेवलपमेंट हुई जिनकी वजह से उस आइडियोलॉजी की, तो वो एक ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है उससे। इसी तरह हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर भी ये स्ट्रीम मौजूद है कि इस्लाम को समझने के लिए, दीन को समझने के लिए, तो उसकी जो एक थॉट, इस्लामिक थॉट को पढ़ना एक तो प्रैक्टिस है। एक ये भी अंदाज़ है कि अहले बैत और कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, उनकी ज़िंदगियों का मुतालिया कर लिया जाए। तो इसी तरह जब हम मॉडर्न की बात करते हैं और फिर उस पे मॉडर्न एजुकेशन पे जब हम आना चाह रहे हैं, तो इस मॉडर्न के ट्रेंड को पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगियां अगर पढ़ ली जाएं या उनको समझने की कोशिश की जाए, उनकी लाइफ को, उनकी बायोग्राफीज़ को, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए ये जो टेक्स्ट मैंने आपको आज दी है लियोनार्डो डा विंसी के हवाले से, तो ये उनका एक ब्रीफ स्केच है। इसके अंदर एक पेन पिक्चर है उनकी। तो इसका मुतालिया जो है, ये आर्टिकल आप पढ़ लेंगे ख़ुद से, तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि जिसको हम मॉडर्न कह रहे हैं वो एमर्ज कैसे किया है। तो क्योंकि मॉडर्निटी जब हम कह रहे हैं और मॉडर्न एजुकेशन कह रहे हैं, तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी जब कह रहे हैं, तो इत्तफाक से ये दोनों महज कोई फ़िलोसॉफ़िकल स्ट्रीम्स नहीं हैं, महज कोई फ़िक्री ज़ाविये नहीं हैं। ये दोनों का मामला कुछ वजूदी है। ये दोनों का ताल्लुक़ कुछ अहवाल से है, कैफ़ियत से है। तो वजूदी सतह पे कुछ जीने से है दोनों का ताल्लुक़, रवायत का भी और जदीदियत का भी, मॉडर्निटी का भी। तो ये जीने के अंदाज़ हैं, महज फ़िक्री ज़ाविये नहीं हैं दोनों। तो जिन लोगों ने मॉडर्न पैटर्न को जीने का आगाज़ किया, तो उनकी ज़िंदगी से हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी। मॉडर्न जब हम कह रहे हैं और मॉडर्निटी जब कह रहे हैं, तो ये मॉडर्निटी का जो फेज़ है या ट्रेंड है, तो ये तो हम पिछली कोई 2 सदियाँ, 150-200 साल, 19वीं सदी और 20वीं सदी का पहला निस्फ़, यूँ कह लें 18वीं सदी के आखिर से कुछ ये ट्रेंड डेवलप हो गया ज़्यादा 19वीं सदी में। तो ये एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखें तो मॉडर्निटी स्पेसिफ़िक इस फेज़ के अंदर ये ज़्यादा डेवलपमेंट है, जब हम उसको ज़्यादा स्पेसिफ़िक करके देखते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न कह रहे हैं, तो ये फिर हमको 13वीं 14वीं सदी से, 14वीं 15वीं सदी से, रेनेसांस से शुरू होना पड़ता है चीज़ों को देखना। तो मॉडर्निटी बज़ाते ख़ुद
मॉडर्न के अंदर की एक यूँ कह लें सब क्लासिफिकेशन भी है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन जब हम कहते हैं तो उसकी एक डेवलपमेंट तो 19वीं सदी में, 18वीं और 19वीं सदी में आके हो रही है। लेकिन वो सारा कोई कुछ सालों की बात नहीं है, 5-7 सदियों में जो चीज़ें डेवलप हुई उसको हम मॉडर्न एजुकेशन कह रहे हैं। और वो ट्रेंड जो पैदा हुआ, मेरी आवाज़ जा रही है ना दोस्तों को साफ? जी जी लाउड होने की ज़रूरत तो नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो तहरीर है इसके सिर्फ 2 पैराग्राफ देख के हम आगे चलते हैं, ताकि वो जो मॉडर्न का ट्रेंड था वो शुरू कैसे हो रहा है। तो यूँ कह लें कि हम इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पहला मॉडर्न मैन लियोनार्डो को यहाँ पे। लाउड एंड क्लियर। जी जी ठीक है। तो आप में से कोई ये पेज 11 पे अगर इसके जाए, और इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इसका 2nd पैराग्राफ का कुछ लाइंस। तो ये पहली 3-4 लाइंस इस पैराग्राफ की कोई दोस्त पढ़ेगा? जी मोहसिन साहब, हाँ पढ़ दें 2-3 ताकि थोड़ा सा। This first form of the Renaissance was now changing to another, and Leonardo personifies the transition. It is the transition. तो यहाँ पर ये एक बात ये शुरू करने से पहले कि हम जब मॉडर्न कह रहे हैं और मॉडर्न एजुकेशन को समझना चाह रहे हैं, तो हमें जो इन टाइम पीरियड्स के अंदर जब देख रहे हैं तो 4 जाएगा ना जी। तो यूँ कह लें कि इस मॉडर्न को समझने के लिए तो एक तो हम रेनेसांस पीरियड, एक फेज इसकी ये है 14वीं-15वीं सदी कह लें, 13वीं से ही शुरू कर लें। दूसरा रेफॉर्मेशन, तीसरा एनलाइटनमेंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, फिर मॉडर्निटी और फिर पोस्ट मॉडर्निटी। तो आप यूं कह लें कि ये 5 अदवार के अंदर एक डेवलपमेंट है एजुकेशन की, जिसे हम मॉडर्न एजुकेशन कह रहे हैं। तो इनसे गुज़रना होता है, इनको समझने की ज़रूरत होगी। और इससे पहले जो ट्रेडिशनल जिसको हम कह रहे हैं, तो ये जिससे ये आगे शिफ्ट आ रही है वेस्ट के हवाले से, जब हम इस स्ट्रीम को देख रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर जिसको वो मेडिएवल पीरियड कह रहे हैं, तो उससे ये आगे एक शिफ्ट जो पैदा हो रही है, प्री मॉडर्न से मॉडर्न की जो शिफ्ट है वो रेनेसांस से शुरू होके पोस्ट मॉडर्निटी तक चल रही है। और ये कोई मॉडर्न का जो एक मामला है, ये प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी इटसेल्फ, या यूँ कह लें कि ये जो प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज, ये आज भी ये 7-8 सदियों के सफ़र के बाद भी ये एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल हो चुका है हम जिसको मॉडर्न एजुकेशन कह रहे हैं, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक थीम तो बजाते ख़ुद यही है कि इसने मुकम्मल नहीं होना। मुकम्मल हो गया तो फिर मॉडर्न नहीं रहेगा ये तो ये भी इसमें एक है। तो ये यूँ समझ लें कि इन अदवार के अंदर से गुज़रना जो है, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक बुक वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है उसको देखें, या वैसे हिस्ट्री, वेस्टर्न हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इसके अंदर से जब चीज़ें देखेंगे तो एक बैकग्राउंड इसका भी खुद ब खुद डेवलप होगा। वेस्टर्न एजुकेशन को समझने के लिए उस पूरी कल्चरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी समझने की ज़रूरत रहती है। आज तो डिटेल में नहीं जा सकेंगे उस पर हम, लेकिन अपने तौर पे आप उस पूरे
5-7 सदियों की यूरोपियन हिस्ट्री जो है उसको भी किसी वक्त ज़रूर पढ़ें, जिन लोगों की नज़र से अगर वो नहीं भी गुजरी। समरी के तौर पे तो कई टीचर्स ने पेश की। ठीक, तो उसको पढ़ें जी, ये 2-4 लाइन्स इसकी जो हम कह रहे हैं जी। ऐसे शुरू करते हैं। This first form of the Renaissance was now changing to another, and Leonardo personifies the transition. It is the transition from a classical to a popular, from an idealistic to an empirical Renaissance, from a worship of past humanism to a fierce belief in the human present. The Medici had given up the medieval ideal of an unapproachable godhead, but man and nature were still remote ideals to them, to be found mainly in books. The self-made men of the new Renaissance, however, wanted to grasp man and nature through the senses, physically in handfuls. As Leonardo wrote in his notebooks, he who has access to the fountain does not go to the water pot. ठीक हो गया कि अब एक ट्रांजिशन जिसकी बात इस पैराग्राफ में हो रही है वो फर्स्ट रेनेसांस से चेंजिंग टू अनदर रेनेसांस, वो पहली नशत सानिया से एक उखरवी या दूसरी नशत सानिया या रेनेसांस। तो रेनेसांस के अंदर भी ये 2 पैटर्न मौजूद थे। तो इन 2 पैटर्न को भी समझने की ज़रूरत है। हम आज जिसे मॉडर्न एजुकेशन कह रहे हैं वो उसकी पूरी की पूरी फाउंडेशंस जो हैं रेनेसांस के सेकंड पैटर्न पे खड़ी है, जिसको हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा। तो मॉडर्न एजुकेशन को समझने के लिए और मॉडर्न को समझने के लिए, मॉडर्निटी को भी समझने के लिए इस फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी इसमें बात करती है लियोनार्डो डा विंसी के हवाले से आथर ने। और उसमें जो एक अहम चीज़ है कि ये एक शिफ्ट जिसकी बात कर रहा है रेनेसांस के अंदर, ट्रांजिशन फ्रॉम ए क्लासिकल टू ए पॉपुलर। तो ये पॉपुलर एक कीवर्ड आप जहन में रखें। ये यूँ समझ लें कि ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की अंदर और एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको समझने के लिए आपके जहन में हमेशा ये कीवर्ड मौजूद होना चाहिए, पॉपुलर। तो ये एक बहुत अहम थीम है। इसी तरह फ्रॉम एन आइडियलिस्टिक टू एन एम्पिरिकल रेनेसांस, तो ये आइडियलिस्टिक से एम्पिरिकल की जो शिफ्ट है, ये 2 शिफ्ट्स आपके जहन में होनी चाहिए। फ्रॉम ए वर्शिप ऑफ पास्ट ह्यूमनिज्म और इन द ह्यूमन प्रेजेंट, बिलीफ इन द ह्यूमन प्रेजेंट। तो ये जो कीवर्ड्स आपके जहन में रहने चाहिए कि एम्पिरिकल, पॉपुलर, तो ये मॉडर्न एजुकेशन को समझने के लिए ये चीज़ें जहन में होनी बड़ी ज़रूरी हैं। अगली भी ये पढ़ लें, इस पेज के ऊपर 2-3 लाइन्स और हैं आखिरी पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में इसी पे लियोनार्डो। ये अब जिसको हम मॉडर्न कह रहे हैं वहाँ पे मॉडर्न की टर्म आपको नहीं मिलेगी उस दौर के अंदर, न्यू की मिलेगी, नोवस की मिलेगी, नोवस ऑर्गेनम, न्यू मेथड। तो नोवस साइंटिया, न्यू साइंस। तो ये आप न्यू बार बार कहा जा रहा है, नया आदमी, नया इंसान, नया दौर। तो ये मॉडर्न, न्यू, मॉडर्न बाद में आके हम उसको बोलते हैं, लेकिन आगाज़ से उसे हम न्यू कह रहे हैं, नया पाकिस्तान की तरह, ठीक है ना। तो ये नया पाकिस्तान भी उसी की कंटिन्यूटी यूँ कह लें, तो ये न्यू। तो बाद में वो मॉडर्निटी, मॉडर्न, ये टर्म्स हमने बाद में आके नोवस से न्यू से ये, तो ये आप इसको लेके चलेंगे। तो अब उसमें क्या है, वो न्यू कैसे डेवलप हो रहा है, इसमें ये भी ज़रा पढ़ दें जी। He was not willing to look back. His look was outward and forward into nature. He looked at her with 2 passions, a passion for the exact, which turned him toward mathematics,
and a passion for the actual which urged him to experiment. तो ये पूरी मॉडर्निटी या मॉडर्न पैटर्न या न्यू से जो डेवलपमेंट शुरू हो रही है, ये दो चीज़ों का नाम यूँ समझ लें। इस पैशन का नाम है, कौन सा पैशन? इसको भी एक थॉट या फ़िक्र नहीं कह रहा, वो पैशन कह रहा है। तो मॉडर्न की जो डेवलपमेंट है, ये नया इंसान, नया दौर, ये सारा कुछ, ये भी एक पैशन का नतीजा है। तो पैशन फॉर द एक्चुअल, और दूसरा क्या है जी? Passion for the exact. पैशन फॉर द एग्जैक्ट। तो ये कोशिश मैंने इसलिए ये की है कि ये कैसी टेक्स्ट पे जाए कि मॉडर्निटी के ऊपर जब हम बात यहाँ पे ख़ुसूसन हस्तनीस्त में जब कर रहे हैं, तो वो जहन में जाता है कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में बात हो रही है शायद। तो हम मॉडर्निटी को ऐसे देखना चाह रहे हैं जैसे मॉडर्निस्ट ने ख़ुद उसको प्रेजेंट किया है। उसको देख के फिर हम उस पर जाएंगे ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव पे और उसकी क्रिटिक पे। तो ये अब तक हमने जो बातें की हैं, ये बजाते ख़ुद एक मॉडर्निस्ट नैरेटिव ही है, उसके हवाले से कि मॉडर्निटी क्या है और मॉडर्निस्ट एजुकेशन क्या है या मॉडर्न एजुकेशन क्या है, उस पे हम अभी उन्हीं मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे इसको। फिर हम उस पे देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं या ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को, लेकिन इस समझने में हम इसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। और ये अपना क्लेम उनका यही है कि लियोनार्डो डा विंसी से जिस नई रेनेसांस का आगाज़ हुआ, वो रेनेसांस के अंदर की जो एक शिफ्ट थी, वो बजाते ख़ुद एक मॉडर्न शिफ्ट थी। तो वो नई रेनेसांस जो थी, नई नशत सानिया जो थी, दूसरी रेनेसांस या सेकंड रेनेसांस जो थी, उसके अंदर ये जो दो चीज़ें थीं कि हिज लुक वाज आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड इनटू नेचर, ये जो एक ट्रेंड था, इसने ये न्यू या मॉडर्न पैदा किया। एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जब बात कर रहे हैं तो उनका अपना क्लेम यही है। और उसमें क्या की दो चीज़ें उसने, एक तो एक्चुअल और दूसरा एग्जैक्ट। लियोनार्डो क्या करना चाह रहा था? लियोनार्डो डा विंसी आर्टिस्ट होने के हवाले से हम जान रहे हैं उसको आज की दुनिया में। तो वो एग्जैक्ट करना चाह रहा था और एक्चुअल करना चाह रहा था। मॉडर्निटी अपने आप को या मॉडर्न का ये पूरा जो एक ट्रेंड है, उनका क्लेम यही है कि ये एग्जैक्ट और एक्चुअल, दिस इज़ मॉडर्न। अब ये एग्जैक्ट करना कैसे मुमकिन था उसके ख़्याल में, वो था टर्न्ड हिम टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स की तरफ जाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट करने के लिए। एंड पैशन फॉर एन एक्चुअल विच अर्ज्ड हिम टू एक्सपेरिमेंट। ये मैथमेटिक और एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये न्यू या मॉडर्न को डेवलप किया। ये क्लेम मॉडर्निटी का, अपना क्लेम जो है मॉडर्न का आगाज़ जो है इससे हो रहा है। एक्चुअल करने से क्या मुराद है? एक्चुअल से ये मुराद था, जैसे लियोनार्डो डा विंसी पेंटिंग्स हैं उसकी, उस पेंटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में उतर रहा था एग्जैक्ट करने के लिए जैसे। अब एक्चुअल क्या था? एक्चुअल यूँ कह लें कि पहले जो एक ट्रेंड था कि फोकस आइडियल पे था, अब वो एक्चुअल पे आया। क्या मुराद है इससे? कि पहले हकीकी अहम था, अब वाकई अहम है। जो वाकईयत है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है हकीकत की जगह पर। तो ये हकीकत से वाकईयत की शिफ्ट है जिसको हम ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की शिफ्ट कह रहे हैं। आज की ज़बान में रियलिज्म भी क्या है? रियलिज्म भी। तो ये एक्चुअल से ही रियलिज्म डेवलप हो रही है। सेंस रियलिज्म इसका पहला फेज़ आएगा उसमें। तो अब ये एक्चुअल करना, उसमें उसके ट्रेंड्स जब इस आर्टिकल में भी देखेंगे, वैसे भी लियोनार्डो की लाइफ पढ़ेंगे, तो वो
क्या था, परियों की तस्वीरें बनाई जा रही थीं उससे पहले, उसने या एक ख्वाबों की शहज़ादियाँ पेंट की जा रही थीं। तो उसने क्या करने की कोशिश की, उसने आम आदमी को पेंट करने की कोशिश की, आम औरत को पेंट करने की कोशिश की। पीछे हमने वो कीवर्ड देखा था पॉपुलर, तो अब वो इस कोशिश में था। मोनालिसा एक आम सी लड़की की पेंटिंग बना दी, ठीक है, उसने वो आगाज़ है मॉडर्निटी का, मॉडर्न का, नए दौर का, नए आर्ट का, नए इंसान का। तो मोनालिसा एक आम औरत को पेंट कर दिया, नया दौर। अब वो आइडियल से निकल के एक्चुअल पे आया। तो ये मॉडर्निटी का अपना क्लेम, मॉडर्न का अपना क्लेम रेनेसांस से अब तक यही है कि ये असल में मॉडर्न है, कि पॉपुलर पे आए, एक्चुअल पे आए। एग्जैक्ट करना क्या था कि पेंटिंग्स में इतनी ज़्यादा डेप्थ पे गया, वो इतनी गहराई में गया। जो भी पेंट किया, सब्जियां पेंट की, इल्मुल अब्दान में एनाटॉमी में आया, जिस्म पेंट किए, तो वो यूँ कह लें कि स्किन के अंदर जो नर्व्स चल रही हैं उन तक को पेंट कर देता था उसके अंदर, वो भी दिखा देता था अपनी पेंटिंग के अंदर। तो ये उसके एग्जैक्ट करने का आलम था। तो मॉडर्निटी इन दो चीज़ों को करने की कोशिश है, या मॉडर्न जो है लियोनार्डो के ख़्याल में वो ये करना था जिसको वो कह रहा है। अब एजुकेशन के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं उस रेनेसांस पीरियड में इस ट्रेंड के या इन चीज़ों के, ये चीज़ भी रेनेसांस पीरियड के आखिर में जाके पूरी तरह डेवलप हो रही है। बल्कि यूँ कह लें कि इसकी फाउंडेशंस वहाँ पड़ रही हैं। हकीकतन यहाँ तक पहुँचने में भी 3-4 सदियाँ लगी हैं, मॉडर्न से मॉडर्निटी का जो सफ़र है। तो ये असल में ये सेकंड रेनेसांस जो है वो पूरी तरह प्रैक्टिस में आना जो था, वो पूरी 5-7 सदियों के सफ़र के बाद इस मामले तक ये इंस्टीट्यूशनलाइज, ये लियोनार्डो के 2 पैशन इंस्टीट्यूशनलाइज 4-5 सदियों में हुए, यूँ समझ लें। तो वो मॉडर्निटी बनी। अब मॉडर्न एजुकेशन को रेनेसांस पीरियड में इस हवाले से अगर हम देखें तो आप यूँ कह लें कि 3 किस्म के थॉट्स जो थे, या 3 किस्म की थॉट स्ट्रीम्स जो थीं, उनके दरमियान एक कशमकश पैदा हुई एजुकेशनिस्ट के अंदर या एजुकेशन के अंदर। एक जी दूसरे 3 तरह के लोग थे जो एजुकेशन का कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे। तो मॉडर्न एजुकेशन कुछ लोगों के जहन में होता है कि शायद ये जो वेस्ट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं या इदारे बने हैं, या इनकी जो एक स्ट्रक्चर सी थी, या ये इदारों का एक जो सेटअप है, ये शायद मॉडर्न है, इससे पहले ट्रेडिशन में ऐसा नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये सारे के सारे ट्रेडिशनल थे। मॉडर्न तो ये जाके कोई 18वीं सदी में हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड भी था, कैम्ब्रिज भी था, ये सारे मौजूद थे। ये कोई मॉडर्निटी ने नहीं दिए ये इदारे या ये यूनिवर्सिटीज़। लोग समझते हैं कि ये जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है ये मॉडर्न है, शायद ये ट्रेडिशनल ही था। इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहले यूनिवर्सिटियाँ नालंदा में, टेक्सला में, फिज़ में, पूरी दुनिया में ये पैटर्न था, ये भी उसी में से ये एमर्ज किए, कैम्ब्रिज भी और ये भी। तो एक जनरल परसेप्शन यही होता है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शायद ये मॉडर्न एजुकेशन है, पहले ये नहीं थे अब ये हैं, ये ऐसे ही थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। इनके अंदर एक कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, उनका नाम एक मॉडर्न शिफ्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशंस जो है डिफरेंट थी। हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं। तो वो 3 इन इदारों का यूँ समझ लें, या जो स्कूल्स थे या इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशन के, तो ये जो एजुकेशनल एजेंसीज थी, इनके ऊपर जो पहला मॉडर्न का ट्रेंड पैदा हुआ रेनेसांस पीरियड में,
तो वो पहला इश्यू इनके कंट्रोल का था, इनके बनाने का नहीं था। ये चल रहे हैं, अब इन पे कंट्रोल किन का हो, तो वो कंट्रोल के अंदर एक शिफ्ट आई है जिसको मॉडर्न कहा जा रहा है। मेडिवल पीरियड के अंदर स्कूलास्टिक्स इनका कंट्रोल था। रेनेसांस में स्कूलास्टिक्स से कंट्रोल छीनने की कोशिश हो रही है। मॉडर्न का आगाज इससे हो रहा है। और वो कौन छीनना चाह रहे हैं ये कंट्रोल? तालीमी इदारों पे, एजुकेशनल एजेंसीज पे कंट्रोल कौन लेना चाह रहे थे? एक ह्यूमनिस्ट थे और एक नेचुरलिस्ट थे। फर्स्ट रेनेसांस ह्यूमनिस्ट की पैदा करदा थी, ये अनदर रेनेसांस लियोनार्डो जिसका बुनियाद है वो नेचुरलिस्ट की पैदा करता थी। ये पहला फिक्रा जो हमने इसमें देखा, इसमें कि नाउ चेंजिंग इन टू एन अदर एंड लियोनार्डो personifies the transition. It is the transition from a classical to a popular, from an idealistic to an empirical renaissance. तो ये वाला जो शिफ्ट थी, लियोनार्डो वाली जो स्ट्रीम, हम जिसको मॉडर्न की बुनियाद कह रहे हैं, तो ये तीन तरह के तबकात रेनेसांस पीरियड में 14वीं और 15वीं सदी के अंदर तालीम के इदारों का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे। तो आगाज़ के अंदर ये कशमकश जो थी स्कूलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट के दरमियान थी। जी ठीक है, जी ये बताने लगा। स्कूलास्टिक्स क्या है, ह्यूमनिस्ट, नेचुरलिस्ट का तो थोड़ा सा अंदाज़ा, क्योंकि पर्सोनिफाई कर दिया हमने लियोनार्डो को तो हो गया। तो स्कूलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट क्या है? स्कूलास्टिसिज्म यूँ कह लें कि मिडिएवल पीरियड के अंदर जो स्ट्रीम ऑफ थॉट थी, ये असल में जिसको आज आप मौजूदा दौर में पेडागोगी कह रहे हैं, लर्निंग मेथडोलॉजीज़ कह रहे हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ कह रहे हैं, तो ये एक मेथड था स्कूलास्टिसिज्म। तो ये टीचिंग मेथड भी ये था, लर्निंग मेथड भी ये था। स्कूलास्टिसिज्म थी क्या? ये लफ्ज़ स्कूल से ही बना है। अब ये स्कूलास्टिसिज्म क्या थी? स्कूलास्टिसिज्म असल में दो चीज़ों का मजमूआ थी। यूँ कह लें कि जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, क्रिश्चियन कैथोलिक बिलीफ्स जो थे, उनके साथ एरिस्टोटेलियन लॉजिक, इन दो का कम्बिनेशन था जिसको हम स्कूलास्टिक मेथड कह रहे हैं। हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर एक इल्मुल कलाम की ट्रेडिशन है कि इस्लामिक बिलीफ्स को लॉजिक के साथ जस्टिफाई करना और साबित करना, इस्लाम के अंदर ये एक ट्रेंड मौजूद है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो रिलीजन को लॉजिक से एक सपोर्ट मिल रही थी और एक मेथड डेवलप हो रहा था, तो उसको ये मैं सारी बातें जो हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ, उनके देखने के अंदाज में कि वो स्कूलास्टिसिज्म को कैसे देख रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। हम हो सकते हैं और अंदाज में देखें इसको। अब उनकी नज़र में ये स्कूलास्टिक्स जो थे, ये क्रिश्चियनिटी और एरिस्टोटेलियन जो एक मेथडोलॉजी थी, उसका एक कम्बिनेशन था जिससे डेवलप हुआ। और मेडिएवल पीरियड तक और इवन रेनेसांस के आगाज़ में भी एजुकेशन पर पूरा कंट्रोल स्कूलास्टिक्स का था। या दूसरे लफ्ज़ों में ये थियोलॉजी और एरिस्टोटल की साइंस एंड फिलॉसफी का कम्बिनेशन था जिसको स्कूलास्टिसिज्म आप कह रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर रेनेसांस से पहले चर्च का कंट्रोल था। सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, रवायत में ये नहीं होता था कि एक पे है, दूसरे पे, तीसरे पे कंट्रोल, या ये सेग्रीगेशन नहीं थी। हर चीज़ पे चर्च का कंट्रोल था, रिलीजन का कंट्रोल था, हुकूमत के ऊपर भी।
तो बादशाह को भी लेजिटिमाइज चर्च ही करता था, रिलीजन ही करता था, ठीक है ना। ये एक पैटर्न था। इसी तरह एजुकेशन भी उन्हीं के कंट्रोल में थी। तो उस मेडिवल पीरियड में क्या था, थे स्कूल ही, लेकिन उन स्कूल्स को मोनास्टिक स्कूल्स कहा जा रहा था, उन स्कूल्स को कैथेड्रल स्कूल्स कहा जा रहा था। तो वो मॉन्क्स के कंट्रोल में थे, वो चर्च के कंट्रोल में थे, वो राहिबों के कंट्रोल में थे, वो पादरियों के कंट्रोल में थे, मजहबी शख्सियतों के कंट्रोल में थे। तो मज़हब और तालीम का एक ताल्लुक़ था स्कॉलास्टिसिज्म के अंदर, बल्कि तालीम मज़हब से ही फूट रही थी। पूरी की पूरी ज़िंदगी रवायत की मज़हब ही से फूट रही थी। और ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की जो शिफ्ट थी, जैसे अभी बात हुई, कि बहुत सिंपल, वैसे तो बड़ी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, उस पर बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल भी हैं, आइडियोलॉजिकल भी हैं। तो किसी ने यहाँ पे कहा अभी कि वो रिलीजन से सेकुलर की शिफ्ट थी। तो असल में तो यही है, ट्रेडिशन से मॉडर्न की शिफ्ट। तो क्या था, कंट्रोल रिलीजन के पास है, चर्च के पास है, मॉन्क्स के पास है। ये जो कॉन्वेंट्स जिसको आज आप कह रहे हैं, तो ये दर हकीकत क्या थे, ये नन्स के रहने की जगह थी, साथ वो टीचिंग भी कर रही थी। तो यही स्कूल होता था। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट स्कूल्स की, वो मतलब एक रिलीजियस डेवलपमेंट है, ओरिजिन रिलीजियस है सारा कुछ। तब से लेकर 18वीं सदी तक पैदा होने वाले अक्सर इदारे, यूनिवर्सिटीज़, ये चर्च के पैदा करता है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी, ठीक है। और स्कॉलास्टिसिज्म पे खड़े थे बड़ा अरसा तक। ये नेचुरलिस्ट जो थे, कैम्ब्रिज में यूँ कह लेंगे नेचुरलिस्ट डिसिप्लिन्स और एम्पिरिकल डिसिप्लिन्स का आगाज़, और ऑक्सफोर्ड में ये 1685 से लेके 1700 कुछ तब ये चेयर्स बननी शुरू हुई हैं, केमिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मतलब है वो बिल्कुल रिलीजियस पैटर्न था पीछे जो चल रहा है, और चर्च का पैटर्न चल रहा था। तो अब स्कॉलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट के अंदर, स्कॉलास्टिक्स क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और ह्यूमनिस्ट के अंदर एक दौड़ थी। ह्यूमनिस्ट क्या थे? एक गिरोह जो डेवलप हुआ, रेनेसांस का आगाज़ करने वाला, जो फर्स्ट रेनेसांस को पैदा करने वाले लोग हैं, वो क्या थे? उन लोगों ने ये किया कि जो क्लासिकल लिटरेचर और लैंग्वेज था उसकी तरफ लौटे। ग्रीक्स का जो लिटरेचर था, और दूसरा, और इसमें एक चीज़, ये जो स्कॉलास्टिक्स थे, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा था वो लैटिन था यहाँ पे, इनके इदारों का। अब रोमन और ग्रीक्स की तरफ लौट रहे हैं। ये ह्यूमनिज़्म का पैटर्न था। अब ह्यूमनिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको रीरीड कर रहे हैं, उसको फिर से पढ़ रहे हैं। इससे रेनेसांस का आगाज़ हो गया। तो उसको एक सुपीरियर समझ रहे हैं कि हम वो रिलीजन से निकल के उन क्लासिक्स की तरफ अब जा रहे हैं। तो रिफाइनमेंट का ये एक कॉन्सेप्ट पैदा होना शुरू हुआ। कल्चर्ड होने की ये अलामत थी कि अब आप उन चीज़ों की तरफ लौटे। तो ह्यूमनिज़्म की डेवलपमेंट जो है इससे हो रही थी, इन बुनियादों पे, कि अब वो रिलीजियस टेक्स्ट की बजाय अब हम उस तरफ जाएं, ग्रीक फ़िलासफ़ी, ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक लैंग्वेज, ये चीज़ें, उसकी तरफ एक लौटने की कोशिश थी। उससे ह्यूमनिज़्म, ये पहली रेनेसांस डेवलप हो रही थी। तो पहली जो यूँ कह लें कंट्रोल का इशू स्कॉलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट के दरमियान पैदा हो रहा था, और इसकी गुंजाइश भी उन्हें मिली। ह्यूमनिस्ट को टाइम लगा उस पर। कहाँ से मिली? मिली यहाँ पे कि ये रिलीजन के पास कंट्रोल था, चर्च के पास कंट्रोल था तालीमी इदारों का। तो अब कुछ और लोग पैदा हो गए जो तालीमी इदारों का कंट्रोल चाह रहे थे सोसाइटी के अंदर। उन्होंने ह्यूमनिस्ट के लिए भी गुंजाइश पैदा की, बाद में नेचुरलिस्ट के लिए भी की,
क्या था कि चर्च की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए मुख्तलिफ कंट्री वाइज भी जाया जा सकता है वहाँ, लेकिन ओवरऑल हम यूरोप की सिचुएशन देखते हैं। इटली से आगाज़ हो रहा है इसका। तो इटली का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो सिटी स्टेट्स थी। उन सिटी स्टेट्स के अंदर यूँ कह लें कि जो शहर का हुक्मरान जो है, सिटी का गवर्नमेंट ऑफ द सिटी, वो चर्च से कुछ इंडिपेंडेंट सी होके इसका कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो मिडिवल पीरियड में, ट्रेडिशनल पीरियड में और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं रहा, हुकूमत के पास नहीं रहा। तो ये एक आगाज़ था कि अब गवर्नमेंट ऑफ द सिटी वो कंट्रोल बनाना चाहती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। वो खुद ह्यूमनिस्ट नहीं थे, लेकिन वो भी चर्च के साथ एक कंपटीशन पे थे। वो भी चर्च की सुप्रीमेसी से निकलने की ख्वाहिश रखते थे। बाद में जाके वो आगे जाके ख्वाहिश और डेवलप होगी और सिचुएशन भी बदलेगी। फिर क्या था कि उन सिटी स्टेट्स के अंदर दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक क्लास डेवलप हो रही थी, एक माशी सूरत हाल बेहतर हो रही थी ट्रेड से। अब वो क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो थी उन्होंने एक जो माहौल डेवलप किया, तो अब क्या हो रहा था, एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल की कोशिश थी वो भी, दूसरा वो मर्चेंट्स की अपनी अब नीड थी, अपने बच्चों को और तरह से एजुकेट करना चाह रहे थे अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए। ठीक है, अब एक और ट्रेंड पैदा हुआ उसके अंदर, एक तीसरा कंपेटिटर डेवलप हुआ। उनमें से एक तो मर्चेंट्स की क्लास जो थी गवर्नमेंट में थी, जो नहीं भी थे वो थोड़ा सा ये भी ट्रेंड पैदा हुआ कि रिलीजन से हट के ह्यूमन स्कूल्स डेवलप किए जाए, सपोर्ट किया। ह्यूमनिस्ट जो वेस्ट कर रहे थे कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द चर्च, उनकी बात जी। इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो फिक्री स्ट्रीम्स थी या थॉट स्ट्रीम्स थी वो तो ये स्कूलास्टिक और ह्यूमनिस्ट थे। स्कूलास्टिक्स का कंट्रोल जो था वो चर्च के पास था, स्कूल्स का कह लें। अब जो ह्यूमनिस्ट को सपोर्ट मिल रही थी वो एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल चाह रही थी इन इदारों का, दूसरा मर्चेंट क्लास चाह रही थी। तो इन सब को ह्यूमनिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब उसका कंट्रोल हम इन फोर्सेस के ज़रिए, इन पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस के ज़रिए हम इन इदारों का कंट्रोल लें। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और खुलने शुरू हुए चर्च से हटकर। इन सब ने उन ह्यूमनिस्ट को इन्वॉल्व किया, टीचर ह्यूमनिस्ट को रखना शुरू किया, एक रिलीजियस फिगर की बजाय, एक मजहबी आदमी जो था उसकी बजाय अब उस्ताद जो है वो ह्यूमनिस्ट जो है वो एक ऑप्शन आ गई उनके पास, जो चर्च मुखालिफ जो कुव्वतें थीं या चर्च से जो एक आज़ादी चाह रहे थे, तो ये एक सूरत डेवलप हो रही है। तो वो ह्यूमनिस्ट के लिए एक स्पेस पैदा हो रही है उस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, उस सोशल सिनेरियो के अंदर, तो इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर, तो ह्यूमनिस्ट के लिए एक जगह पैदा होनी शुरू हो रही थी। इससे उनको एक सपोर्ट मिली। तो ह्यूमनिस्ट स्कूल्स बनने शुरू हुए लैटिन ग्रामर स्कूल्स के नाम से इटली के अंदर। तो ये ग्रामर स्कूल्स का जो इजरा था, क्लासिक्स की तरफ जो लौटने वाले ह्यूमनिस्ट थे, तो मर्चेंट्स ने वो बनवाए, गवर्नमेंट भी बनवाना चाह रही थी। एक कश्मकश स्टेट और चर्च के दरमियान जो थी उसका भी आगाज़ था, अभी शुरू में थी वो चीज़ें, आगे जाके वो डेवलप तो आगे जाके होगी ज़्यादा। लेकिन ये ह्यूमनिस्ट और स्कूलास्टिक्स के दरमियान जो एक कश्मकश, फिर जो यूँ कह लें कि एक तरह के लोग जो थे, एक तो अपने बच्चों को एजुकेट करने का जो ट्रेंड था उसकी वजह से कुछ स्कूल्स वो जी मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि लैटिन से भी हट रहे थे, पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैटिन था, तो अभी आप कह रहे हैं कि लैटिन ग्रामर स्कूल खुल रहा था बाय ह्यूमनिस्ट, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। जी मैंने कहा एक तो थी ना थॉट स्ट्रीम के अंदर ये चीज़ें पहले आ गई,
और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये डेवलपमेंट्स होने में कई सदियां लग रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने अब क्लासिक्स की तरफ रजू किया है, ग्रीक और रोमन की तरफ अगर जा रहे हैं तो एजुकेशन में भी फ़ौरन लैटिन जो है ग्रीक और रोमन से रिप्लेस नहीं होगी। क्या होने लगा, वो ग्रीक लिटरेचर को ही लैटिन में ट्रांसलेट किया जाने लग गया। वो वक्त लगेगा आगे उस लैटिन से निकलने में उनको, लेकिन इब्तदाई फेज एजुकेशन में तो थॉट स्ट्रीम में एक चीज़ जो पहले हो रही है, एजुकेशनल उसकी जो एक डोमेन थी उसके अंदर उसको एक्चुअलाइज होने में टाइम लग रहा था। और वही मैंने कहा कि वो पूरी तरह एक्चुअलाइज उस आइडियल को करने में 5-7 सदियां लगी, लेकिन उसकी रूट्स वहाँ पे डेवलप हो गई। अब ह्यूमनिस्ट और स्कॉलास्टिक्स में एक जंग छिड़ चुकी थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल की। उसमें उन्होंने फिर क्या, वो जो मेडिएवल के जो स्कॉलास्टिक्स के जो वो रूटीन के करिकुलम के वो 7 सब्जेक्ट्स होते थे, तो लिबरल आर्ट्स जिसको कह रहे थे आप, तो वो लिबरल आर्ट्स के साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी शुरू की ह्यूमनिस्ट ने, तो ये चीज़ें आनी शुरू हो गई। उसके अंदर मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस ज़्यादा आ रहा है, जैसे एग्जैक्ट करने की ख्वाहिश के अंदर, जैसे हम कह रहे थे इन चीज़ों में भी वो आगे जाके वो नेचुरलिस्ट में जाके ज़्यादा डेवलप होगा मैथमेटिक्स वाला। अभी ह्यूमनिज्म में तो क्लासिक्स की तरफ रुजू किया जा रहा है, तो लिंग्विस्टिक की तरफ रुजू किया जा रहा है, इन चीज़ों पे जा रहे हैं वो। ये बेसिकली मतलब ये जो ह्यूमनिस्ट है ये एजुकेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। अब उस्ताद जो है वो एक उस्तादों की नई कैटेगरी भी पैदा होगी जो ह्यूमनिस्ट उस्ताद है। इसकी वजह क्या थी, ये चर्च से क्यों लेना चाह रहे थे जी, चर्च से क्यों कंट्रोल लेना चाह रहे थे? जैसे कहा कि ओवरऑल एक ट्रेंड पैदा हो रहा था, अब चर्च से निकलना चाह रहे थे। एक तो गवर्नमेंट भी चाहती थी चर्च कंट्रोल कम हो, इख्तियारात की जो जंग होती है, तो ये डिटेल थोड़ी सी आगे चल के इसमें ज़्यादा आएगी, उसको मैं इसलिए पेंडिंग कर रहा हूँ अभी। असल यही था, जैसे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को देखने की जैसे हमने बात की ना, तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में एक फ़र्क हमने क्या कहा कि सेक्रेड से सेकुलर की शिफ्ट है ये फिक्री तौर पर। एक अंदाज इसको देखने का ये है, दूसरा अंदाज इसको देखने का ये भी है फिलोसॉफिकल अंदाज जो है कि ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट है। ये कुल्लियत से फर्दियत की शिफ्ट है। रवायत से जदीदियत क्या है कि यूनिवर्सल स्ट्रांग होने की बजाय यूनिवर्सल्स में इज़्मिहलाल आता चला जाए, और पर्टिकुलर जो है फर्दियत जो है वो मजबूत होती चली जाए। ये एक फ़्लो जो है रवायत से जदीदियत का, उसका एक एलिमेंट ये भी होता है। तो यूनिवर्सलिज्म को एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो रिलीजन से मिल रही होती है, मज़हब से मिल रही होती है। मज़हब के अपने यूनिवर्सल्स होते हैं ना, हर चीज़ ट्रुथ भी है। दूसरे लफ्ज़ों में आप जैसे इसकी मैं एक मिसाल दे दूं इस चीज़ की ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। तो इन फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को छेड़ नहीं रहा था मैं, क्वेश्चन आ गया। तो अब मिसाल के तौर पे अब एक यूनिवर्सल है, इंसान एक यूनिवर्सल है ना, लेकिन इंसान होने के अंदर मर्द और औरत दोनों हैं। ये एक कुल्लियत है इंसान होना, ठीक है ना। अब इसकी ये पर्टिकुलर मेल फीमेल ये फर्दियतें हैं। अब जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उनके अंदर मर्द और औरत इनके फ़र्क के ऊपर इतना इसरार नहीं था। इंसान इज्तमाइयतों पे ज़ोर था, इंडिविजुअलिटीज़ पे ज़ोर नहीं था। अब फर्दियत की तरफ एक शिफ्ट होती है। अब मॉडर्निटी के अंदर और फिर पोस्ट मॉडर्निटी में बहुत वाज़े फेमिनिज्म की जो एक्सट्रीम आ रही जी सब कुछ लीजिए ना जी फेमिनिज्म की जो एक्सट्रीम आ रही है, तो अब क्या, अब ये एक सिनफी फ़र्क पे ज़ोर ज़्यादा है। ये भी रवायत से जदीदियत की शिफ्ट है।
अब आपका इंसान होना ही काफ़ी नहीं है, उसमें इज़्मेलाल लाए और आपका मर्द होना और आपका औरत होना उसमें मजबूती आए। ये रवायत से जदीदियत है। इसको सारी स्ट्रीम्स में देखा जा सकता है। सोसाइटी, माशरा, वो एक पैटर्न इज्तमाइयत का। अब वो माशरे की बजाय फ़र्द का अहम होना, इंडिविजुअलिज्म डेवलप होना। तो यूँ कह लें कि एक तरफ ये इंडिविजुअलिज्म की डेवलपमेंट, ये इसको सपोर्ट मिलती है सेकुलरिज्म से। सेक्रेड से सेकुलर की जो शिफ्ट है वो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट पैदा करने में हेल्पफुल होती है। पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी वही चीज़ है। डेमोक्रेसी भी पॉलिटिक्स के अंदर पहले जो रिजीम्स थे उनकी स्ट्रक्चर, और फिर डेमोक्रेसी में आके तो ये इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें ये इनकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में ये बताते खुद ये पूरा सेशन मांगती हैं अगर इनमें जाएँ तो बहरहाल आसान लफ्ज़ों में मॉडर्निटी में क्या हुआ कि कुल्लियतें कमज़ोर होती चली गईं और फ़र्दियतें मजबूत होती चली गईं। यूनिवर्सल्स में इज़्मेलाल, अब पर्टिकुलर्स पे इसरार, और मॉडर्निटी की फ़ाइनल फेज़ में और पोस्ट मॉडर्निटी में आके तो फिर वो कुल्लियतें जो थीं उनका इनकार, बाची फर्दियतें गई। ठीक है ना, जिस आके हो रहा है ना, हकीकत भी एक यूनिवर्सल है ना। इल्म के अंदर भी यही फ्लो नज़र आएगा, एजुकेशन में भी यही फ्लो नज़र आएगा। एक टाइम पे आके हकीकत जो थी ये टर्म ही ऑब्सोलीट हो जाती है एजुकेशन में और नॉलेज की स्ट्रीम्स के अंदर आके। वेस्ट में हर किस्म के यूनिवर्सल्स को ब्रेक करना, मेटा नैरेटिव्स को भी ब्रेक करना, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को ब्रेक करना, ये पोस्ट मॉडर्न्स पे आके जब आप यहाँ पहुँचेंगे कि वो उसकी कमज़ोरी और मजबूती का मामला तो दूर, वो बाकी ना बचे। आर्ट स्कूल में ब्यूटी का लफ्ज़ हकीकतें नहीं कर सकते, हकीकतें मुतलका इवन तो खुदा, गॉड, ये यूनिवर्सल्स की ये आलम भी जो है, तो ये नॉलेज से और एजुकेशन से इनको निकालते चले जाना और इनकी जगह इवन साइंसेस के अंदर जो एक शिफ्ट जिसको मॉडर्न साइंस कह रहे हैं आप, अब वो भी शिफ्ट बुनियादी तौर पे यही थी कि अब किस पे आ रहे हैं आप, यहाँ भी उसको स्कोप को नैरो डाउन कर रहे हैं। ये जो एक्चुअल करना और एग्जैक्ट करने में एक आप कंपार्टमेंटलाइजेशन पे जो जा रहे हैं और फ़र्दियतों पे इसरार, कंपार्टमेंटलाइजेशन भी फ़र्दियतों, ये हुसैन नसर साहब की जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दी है उस 5 सफ़े की पूरी डॉक्यूमेंट्स में 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ एक जनरल अंदाज में तस्करा कर दिया, हमने उनको थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर लिया है चीज़ों को। 2 चीज़ों का नाम वो एजुकेशन के अंदर मॉडर्निटी का जो ट्रेंड है, या यूँ कह लें कि ट्रेडिशन से मॉडर्न की जो एक शिफ्ट है वो क्या है, एक तो एजुकेशन का सेकुलर हो जाना और एक एजुकेशन में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाना। ये पूरे का पूरा उन 5 सफ़ों का तो थीम यही है कि सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेक्रेड एजुकेशन की बजाय सेकुलर एजुकेशन, और दूसरा ये कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो एग्जैक्ट और एक्चुअल करने में भी यही था, यही चीज़ें काम कर रही थी। तो अब ये एक मामला जो था, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो हो रही है, ये भी यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट थी। अब हकीकत से जाके आप ये आइडियल से जाके अब आप एक्चुअल पे जो आ रहे हैं, ये भी असल में पर्टिकुलर पे जाना है यूनिवर्सल से। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं इधर कि दूसरी फेज़ जब रेनेसांस की शुरू हो रही है, उसके अंदर थॉट स्ट्रीम में तो ये नेचुरलिस्ट दाखिल हो गए, लियोनार्डो की जो अनदर रेनेसांस जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन एजुकेशन में जाके ये रेनेसांस पीरियड से बाद जाके दाखिल होंगे।
तो यहाँ पे कश्मकश स्कूलास्टिक्स और ह्यूमनिस्ट में चल पड़ी। लैटिन ग्रामर स्कूल बनने शुरू हो गए, वो गवर्नमेंट कंट्रोल में भी बनने लग गए। कुछ फिलंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने इदारे बनाने शुरू किए, उनके अंदर भी उन्होंने टीचर जो था वो ह्यूमनिस्ट हायर करना शुरू कर दिया, या यूँ इस किस्म की उस्तादों ने चीज़ें की। तो अब ये एक चीज़ें पैदा हो रही हैं। अब अगला दौर आ जाए वो रेफॉर्मेशन का था। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक नई शिफ्ट आ रही है। रेफॉर्मेशन का पीरियड जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो रिलीजियस रिवाइवल का पीरियड है एक तरह का, लेकिन उसके अंदर भी क्या हो रहा है, रेफॉर्मेशन में भी अब वहाँ भी ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट आ रही है। कैथोलिसिज्म से तो प्रोटेस्टेंटिज्म की जो एक शिफ्ट आ रही है। अब हॉली रोमन एम्पायर और वो चर्च ऑफ द रोम, अब सारा यूरोप उसके पॉलिटिकली भी उसी से लेजिटिमेशन ले रहा है। अब क्या हो रहा है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, अब वो भी चर्च भी पर्टिकुलर में जा रहे हैं वहाँ पे। बैक टू द बाइबल है ना, each man Back to the Bible. refer to the Bible, he doesn't need the Maulvi. हमारे यहाँ भी वही ट्रेंड है in a sense. वो स्कूलास्टिक्स का कंट्रोल कम करना है, ठीक है ना, उससे निकलना है। मौलवी से निकलने की कोशिश थी, ये मज़हब से निकलने की कोशिश थी। असल में तो ये हकीकत से निकलने की कोशिश थी, यूनिवर्सल से निकलने की कोशिश थी, ये सारा जो ट्रेंड था। अब क्या हो रहा है, एक तो रेफॉर्मेशन की वजह से मज़हब के अंदर भी ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट आ गई, रिलीजन के अंदर भी ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की शिफ्ट आ गई। ये भी एक तरह सेक्रेड से सेकुलर की शिफ्ट का हिस्सा बनती चली गई। दूसरी तरफ जिसको हम मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट कह रहे हैं, वो इस पीरियड की पैदावार है ज़्यादा, यहाँ से पैदा होनी शुरू हो गई। नई नई इन्वेंशंस जो आ रही थी, जो उसमें हेल्पफुल थी, रेफॉर्मेशन पीरियड में उसका आगाज़ हो चुका था पूरी तरह। ये आगे जाके जिसको आप कह रहे हैं कि ये जिसने सपोर्ट दी इन ताकतों को कि मज़हब से कंट्रोल एजुकेशन का छीनना, गवर्नमेंट कंट्रोल में चीज़ें आए, यहाँ भी ये कोशिश हो रही है। फिर यहाँ से निकल के जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब जगह पे ये ट्रेंड जो था इटली वाला, ये ग्रामर स्कूल्स का ट्रेंड जा रहा है, और ये सारी डेवलपमेंट वहाँ पे भी हो रही है। अब स्ट्रक्चर क्या पैदा हो रही है, अब मोनार्क जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है, चर्च का कंट्रोल कम हो रहा है ना उस पर। अब बादशाह ताकतवर हो रहा है। बादशाहत तो थी पहले, लेकिन बादशाहत पे एक चेक चर्च था। अब बादशाह इंडिपेंडेंट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, सेकुलर भी हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है उधर। एजुकेशन के ऊपर वहाँ पे भी अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस शिफ्ट में अब नेचुरलिस्ट का दखल बढ़ रहा है रेफॉर्मेशन पीरियड में। साइंस की जो डेवलपमेंट बड़ी बड़ी, अब मॉडर्निटी या मॉडर्न की जो शिफ्ट है ट्रेडिशन से, मॉडर्निस्ट के अपनी नज़र में क्या है, जैसे हम बार बार चीज़ों को साथ निकालते जा रहे हैं और एजुकेशन को समझ, वो तो जब बात करते हैं वो कहते हैं जी एक सिंपल शिफ्ट है। क्या शिफ्ट है, एक तसव्वुर कायनात का बदल जाना था, जिसको वो कहते हैं कि हम लोग रवायत से जदीदियत की मुंतकिली कह रहे हैं। तसव्वुर कायनात में सिर्फ तब्दीली आई है और कुछ नहीं हुआ उनका अपना ये तो हम चीज़ों को हिस्ट्री में देख रहे हैं तो समझ आ रही हैं कि ये मज़हब से सेक्रेड से सेकुलर की तरफ मामला आ रहा है। वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब हो क्यों रहा है, एक हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ और का भी मैं जिक्र करूँगा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कुछ नहीं हुआ, ये रेफॉर्मेशन पीरियड के दौरान ही एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया। क्या हो गया कि तसव्वुर कायनात पहले कुछ और था, पुराना तसव्वुर कायनात गलत साबित हो गया, एक नया तसव्वुर कायनात सामने आ गया। उसने ये सारी तब्दीली पैदा कर दी, जिसने सारे इंस्टीट्यूशंस को छेड़ दिया। एजुकेशन में भी तब्दीली आई,
मजहबी अंडरस्टैंडिंग में भी तब्दीली आई, स्टेट सिस्टम में भी तब्दीली आ रही है। वो तसव्वुर कायनात क्या था? पहला तसव्वुर कायनात क्या था? जियोसेंट्रिज्म था। नया तसव्वुर कायनात क्या था? हेलियोसेंट्रिज्म। ये रिपीट कर रहे हैं सेकंड वाला। हेलियोसेंट्रिज्म हेलियोसेंट्रिज्म। जी, रवायत से जदीदियत में जाना दर हकीकत, और उसका आगाज़ मॉडर्निज़म का और मॉडर्न का, ये दर हकीकत क्या है? वो कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक तसव्वुर कायनात बदला है। ये एक साइंटिफिक डेवलपमेंट थी जिसने ये सब कुछ कर दिया। वो तसव्वुर कायनात क्या बदला, उसके पीछे बुनियादें यही कह रहे हैं वो, कि फोकस जो था मैथमेटिक्स पे गया, जो लियोनार्डो ने एग्जैक्ट करने के लिए एक शिफ्ट ली। अब डिसिप्लिन्स के अंदर मैथमेटिक्स को जब फ़रोग मिला तो ये जियोसेंट्रिसिज्म से हेलियोसेंट्रिसिज्म क्या थी? बतलीमूस, पटोलमी, क्या था उसका तसव्वुर कायनात? पूरी की पूरी रवायत मॉडर्निस्ट कहते हैं इस तसव्वुर कायनात पे खड़ी थी। क्या था? अर्थ सेंटर्ड, ज़मीन मरकज़ है और बाकी सब कुछ उसके गिर्द घूम रहा है। ये जियोसेंट्रिसिज्म है। अब रवायत स्कॉलास्टिसिज्म, बाइबल की क्योंकि इंटरप्रिटेशंस, चर्च का जो ऑफिशियल वर्जन, वो जियोसेंट्रिसिज्म की सपोर्ट में था। मरकज़ ज़मीन है। अब क्या हो गया हेलियोसेंट्रिसिज्म में? नहीं, मरकज़ियत सूरज की है, बाकी सब कुछ गर्दिश में है उसके गिर्द, अजसाम बाकी सारी गर्दिश में। हरकत का एक तसव्वुर और तरह से पैदा हो गया। अब वो कहते हैं जी इस शिफ्ट ने ये सारा कुछ बदल के रख दिए। रवायत का जो तसव्वुर कायनात था वो गलत साबित हो गए, एक नया तसव्वुर कायनात आ गया, उससे नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। यही मॉडर्न है, उनका पर्सपेक्टिव मॉडर्निस्ट का। अब हकीकत क्या है? सारा कुछ बदल गया, हर चीज की सेंट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन। तो पहले चर्च के पास कंट्रोल था, दैट वाज द टाइम ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म। स्कॉलास्टिसिज्म उसके बाद रेनेसांस, जब ह्यूमनिस्ट्स ने टेक ओवर किया और उनके टेक ओवर कर नहीं पाए, कश्मकश शुरू हो गई। जी, उसके बाद अब रेफॉर्मेशन आई है जब नेचुरलिस्ट के पास कंट्रोल आया, करेक्ट? कंट्रोल अभी भी नहीं आया, एक कश्मकश शुरू हुई। कंट्रोल तो हमने आज तक नहीं जाने दिया। लेकिन ये चल रही है कश्मकश, उसके असरात आ रहे हैं, सुप्रीमेसी बढ़ रही है उनकी चीज़ों पे। और डॉक्टर साहब मुझे इनका फोकस साइंस के ऊपर ज़्यादा बेहतर है जी। अब ये साइंस का फोकस बन रहा है। ये भी एक चीज़ करेक्ट कर लें कि साइंस का नहीं, मॉडर्न साइंस का। साइंस तो स्कॉलास्टिसिज्म में भी थी, साइंस ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में भी थी। इस्लामिक साइंस का जो पीरियड है, हर सोसाइटी की अपनी साइंस थी। ये बजाते खुद एक मौजू है, इस पे भी पढ़ें, इस पे कोई सेशंस भी हों, द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मॉडर्न साइंस। ये तो न्यू का एक नोवस का एक ट्रेंड था ना, जिसने नोवस के उस ट्रेंड ने जो लियोनार्डो से शुरू हो रहा है, उसने साइंस के अंदर भी नोवस को इंट्रोड्यूस करवाया, मॉडर्न को इंट्रोड्यूस करवाया। ये मॉडर्न की एंट्री थी साइंस में, जिसको मॉडर्न साइंस कह रहे हैं। उसकी क्या चीज़ें हैं वो कुछ आएंगी, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे उस पर हम, एजुकेशन वाला साइडलाइन ना हो जाए। ये इसीलिए मैं शुरू में जो बात कही थी को मेरे जहन में ये भी एक प्लान था कि पहला सेशन इसी पे ही कर लें, दूसरा एजुकेशन पे। 2-3 सेशंस लिए हाँ, लेकिन वो लिए हुए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मेथड की जो सारी है ना, वो अब भी उसको समझा हुआ है तो इस पर ज़रूरत, हाँ, तो वो उस पर खुद से पढ़ें चीज़ों को। इन सेशंस का मकसद तो यही होता है ना कि आपका थोड़ा सा एक रुख मुतय्यन हो, उन चीज़ों की स्टडी में जाएं। तो उन तहरीर, ये तो थोड़ा सा इन आइडियाज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए तो फिर आपको
इन चीज़ों पे फोकस करके फिर आगे पढ़ेंगे तो उससे डेवलप होगा। ये आप कुछ पूछना चाहते हैं? जियोसेंट्रिसिज्म में जब वो हम कहते हैं कि जो ज़मीन है वो कायनात का मरकज़ है, जी जी। तो ये एक्चुअल में तो नहीं है ना, ये तो एक मानवी तौर पे कह रहे हैं। कौन? पुराने लोग। नहीं, वो तो एक्चुअल में ही कह रहे थे ना, उनकी तो एक साइंटिफिक स्टडी ये कह रही अब हम क्या थी माने? जो पटोलमी की। अब ये कह नहीं, आप इससे ना परेशान हो गए ये बदल गया तो हमारा रिलीजियस स्टांस खत्म हो गए। यही तो हुआ। हमने यही समझ लिया, ये तो हमने बात ली ना बात मॉडर्निस्ट की कि बदला तस्वर कायनात ही, हालांकि ये ऐसी बात नहीं थी। ये तस्वर कायनात के बदलने की भी जो एक ट्रेंड्स के अंदर जो शिफ्ट्स थी, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इस पे आपको कि असल में मामला सिर्फ इतना नहीं था रवायत से जदीदियत में जो चीज़ें आ रही, ये सिर्फ एक तस्वर कायनात बदलना नहीं था, ये एक पूरे का पूरा वर्ल्ड व्यू बदलना था। और वर्ल्ड व्यू के अंदर सिर्फ तस्वर कायनात नहीं होता, यानी कि सिर्फ कॉस्मोलॉजी नहीं थी, वर्ल्ड व्यू के अंदर एक तस्वर खुदा भी होता है, एक तस्वर हकीकत भी होता है, एक तस्वर इंसान भी होता है और एक तस्वर कायनात भी होता है। अब उनका जो प्रपोजिशन है वो कहते हैं क्योंकि तस्वर कायनात हमने नया ले आए हैं तो अब सारा कुछ ही बदल गया। हकीकत ये है कि इस नए तस्वर कायनात को बुनियाद बना के भी वो एक पूरा वर्ल्ड व्यू नहीं पैदा कर पाए। वर्ल्ड व्यू तो उसको कहते हैं ना जिसमें खुदा क्या है, इंसान क्या है और कायनात क्या है। तस्वर हकीकत, तस्वर इंसान और तस्वर कायनात, ये तीनों के तीनों इन तीन सवालों का जवाब एक ही हो कि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहें और आंसर भी हो जाए। खुदा, इंसान और कायनात, वो जवाब उन्होंने कायनात में मटेरियल में रख दिया ना। नहीं, वो मटेरियल में जो रख दिया उस किया क्या, वो खुदा क्या है या हकीकत क्या है, इंसान क्या है, कायनात क्या है, ये तीनों का जवाब नहीं वो दे पाए। इससे उन्होंने एडजस्टमेंट करने के लिए हकीकत क्या है को निकालना पड़ा है उन्हें, फिर ये बड़ा इशू है। रवायत नाम था खुदा, इंसान और कायनात का एक पूरा निज़ाम। जदीदियत क्या है, रवायत में क्या हो रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, मैन एंड यूनिवर्स। ठीक है, सही। रवायत की कॉस्मोस ये है, जदीदियत की कॉस्मोलॉजी क्या है, इंसान और कायनात। अब आप जो सवाल कर रहे थे ना कि वो मजहब को क्यों निकालना चाह रहे थे। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी 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 जी, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर उनके डिफेंस में बात की जाए, और एक तो ये कि डिड दे रिकॉग्नाइज गॉड एज अ सेंट्रल फिगर एट एनी टाइम, जब वो ये सब भी लेकर आ रहे थे, रेफॉर्मेशन और जो भी वर्ल्ड व्यू चेंज कर रहे थे। और दूसरा ये कि इफ दे डिडंट, तो फिर उनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से तो देन गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो उनका तो वर्ल्ड व्यू डेवलप हो गया। बिल्कुल। तो ये वर्ल्ड व्यू कहते ही नहीं जिसमें ये तीनों चीज़ें ना आए, डेवलप नहीं हो गया, एक अधूरा सा बन गए। आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं कि इन तीनों को मिलाकर आपने कोई फिगर बनानी है या कोई चीज़ बनानी है, आप उनमें से 2 मिला के बना दें तो वो पूरा तो नहीं हो जाएगा। वो कह रहे हैं यही वर्ल्ड व्यू है, मतलब इसको वर्ल्ड व्यू कह लें, आपने कहना है तो वैसे तो ये कह रहे हैं कि यही वर्ल्ड व्यू है। मतलब मॉडर्निटी, इसीलिए मैंने कहा ना कि एक तर्ज है जीने की, उसके लिए वर्ल्ड व्यू की पूरी टर्म जो है वो सेट नहीं बैठेगी। इन 3 का आंसर वर्ल्ड व्यू होगा, 2 का आंसर जो है वो पूरा एग्जामिनेशन नहीं सॉल्व होगा। असल में वो थर्ड पॉइंट, इसको आप कह लें वर्ल्ड व्यू अगर कहना चाहते हैं। वो भी इंडिविजुअल पे छोड़ दिया ना, अब वो भी इंडिविजुअल, वो इंसान में ही डाल जी दिया। जी। अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये मामला था ना, ये थोड़ा सा बस मैं इसको लाना चाह रहा था कि ये स्ट्रीम आपके जहन में आ जाए। इस पे अब इख्तलाफ भी हो सकता है, आपको हो सकता है आप इस दूसरे मौक़िफ़ को सपोर्ट करें, पहले को करें। स्कॉलास्टिसिज्म क्या थी, बड़ी ब्यूटी थी स्कॉलास्टिसिज्म की, उस टीचिंग मेथड की, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की। उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो एक टेक्स्ट को यूज़ किया जाता था, रिलीजियस टेक्स्ट थी या जो भी मतन था,
उस मतन की बुनियाद पे एक डिबेट होती थी, जैसे आप करने की आज कोशिश। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये मॉडर्न मेथड नहीं है। मॉडर्निटी के अंदर रिजिडिटी आई है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी ये, बल्कि उसके अंदर तो ये होता था कि जैसे हम क्लास के अंदर बैठे हैं तो इवन एक मौक़िफ़ गलत भी है तो तालिब इल्म को कहा जाता था कि उस गलत मौक़िफ़ के हक़ में आप दलाइल दे के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। इस किस्म की प्रैक्टिसेस थी स्कॉलास्टिक्स के टीचिंग मेथड के अंदर, कि अपने गलत मौक़िफ़ को भी सही साबित करके दिखाएं लॉजिक की प्रैक्टिस के लिए। वो एक उसकी भी वजूहात हैं, उस पर भी जाएंगे, एजुकेशन की उस मेथड की वजूहात क्या थी। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम जिस पे अभी जा रहे हैं, इसको एजुकेशन के अंदर ही रहते हुए एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम आगे जब ये नेचुरलिस्ट वाले फेज़ में दाखिल होने जा रहे हैं तो इसकी अपनी एक डेवलपमेंट है, वो एनलाइटनमेंट पीरियड से शुरू हो रही है। यहाँ पे तो हल्का फुल्का एक मामला चल रहा है ना, अब आगे उसमें तेज़ी आनी है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थीम को जहन में रखें कि जिसको मैं अक्सर अपने यहाँ पे गुफ्तगू हस्तनिस्त में करते हुए एक दफ़ा उस पर सेशन भी किया कि जीनियालॉजी ऑफ रीज़न, फॉर्मेशंस ऑफ रीज़न। तो हमने रीज़न या रैशनैलिटी की जब बात कर रहे हैं ना, तो ये रीज़न जो है या रैशनैलिटी जो है, तो अब एक रैशनैलिटी ये थी, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी। ये लोगोसेंट्रिसिज्म जो थी, अब रीज़न को या रैशनैलिटी की उस फॉर्म को क्लासिक्स वाले भी, ह्यूमनिस्ट भी अभी उसको रीइंटरप्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन फोकस उनका वही रहा। वो क्या थी, उसके लिए ग्रीक टर्म थी लोगोस, वहाँ पे रीज़न लोगोस थी। अब लोगोस कलाम को कहते हैं, बयान को कहते हैं। मैं प्लेटो का एक फ़िक्रा मैंने इसीलिए इसमें रैशनैलिटी ये टू हैव रियल नॉलेज ऑफ समथिंग, जिसको हम एपिस्टीम कहते हैं, हद इल्म, हकीकत इल्म, टू हैव रियल नॉलेज ऑफ समथिंग is to able to give an account of it। अब रवायत में ये किसी चीज़ की एक अकाउंट देना, किसी चीज़ की कहानी बयान करना, किसी चीज़ के वर्ड मीनिंग्स, वो स्पीच पे डिपेंड कर रही है। लॉजिक मंतक नुतक से है, बोलने से है। वहाँ पे जिस फॉर्म ऑफ रैशनैलिटी या रीज़न की हम बात कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ नुतक से अटैच्ड है, बयान से, नैरेटिव से। रवायत से जदीदियत की शिफ्ट इस फॉर्म ऑफ रीज़न की भी शिफ्ट है। अब रीज़न क्या आ रही है, आगे हम दाखिल हो रहे हैं एनलाइटनमेंट रीज़न में। अब एनलाइटनमेंट रीज़न कुछ और है। क्या है वो? बुनियाद